आज हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ डिस्कस करिए। दोनों टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, राउल्ट्स लॉ से आईआईटी और नीट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। पहले मैं ये टॉपिक समझा रहा हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके आईआईटी जेईई के कुछ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, मतलब वो प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्टेड करते हैं। वेपर्स किस पे प्रेशर एक्सर्टेड करते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। मींस वेपर्स के द्वारा लगाई गई दाब, वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो लिक्विड की सरफेस पे। लेकिन हम यहाँ पे दो कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं। एक तो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। सेकेंड थिंग इक्विलिब्रियम, अगर वेपर और लिक्विड में फेज में इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो वेपर प्रेशर हमारा चेंज होगा। तो इन कंडीशंस को समराइज करके हमारे पास वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बनती है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड at a given temperature when both liquid and vapor phase are in equilibrium। मतलब pressure applied vapors on the surface of liquid when both liquid and vapor phase are in equilibrium, first condition। second condition at a given temperature या at a constant temperature, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जब लिक्विड और वेपर फेज दोनों इक्विलिब्रियम में होती हैं, उस कंडीशन में वेपर्स जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर मेनली तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर जो अभी हमने बात की, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर्स बढ़ेंगे तो नंबर वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। मींस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। सेकेंड फैक्टर आता है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड की नेचर पे कैसे डिपेंड करता है? तो कुछ कंपाउंड्स जैसे हमने सुना होगा, कुछ कंपाउंड्स वोलेटाइल होते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब है कुछ कंपाउंड्स तो इजीली इवेपोरेट कर जाते हैं और कुछ कंपाउंड्स का इवेपोरेशन डिफिकल्ट से होता है। जैसे हम एग्जांपल लेके चले पेट्रोल और पानी का। पेट्रोल को खुला छोड़ दें तो कुछ समय के बाद वो सारा उड़ जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। या ये कहें पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट करता है, पानी इवेपोरेट स्लोली करता है। और अगर हम तीसरा कंपाउंड लेके चले NaCl, सोडियम क्लोराइड या शुगर का, जो इवेपोरेट नहीं करते, तो वो एज इट इज रहेंगे। सबसे फास्टली इवेपोरेट करेगा पेट्रोल, फिर वाटर, और फिर जो इवेपोरेट नहीं करेंगे हमारे सॉलिड NaCl और सॉलिड शुगर। तो यहां से हमारे पास क्लियर है कि कुछ का इवेपोरेशन ज्यादा होता है, कुछ का इवेपोरेशन कम होता है। जिनका इवेपोरेशन ज्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा? ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कितना है। अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और नेचर ऑफ मतलब सीधी सी बात है, नेचर ऑफ कंपाउंड कह लें या नेचर ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लें। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा और वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इन जनरल जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके चलें, 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं हमारे। सबसे पहला प्योर कंपाउंड के अंदर सबसे पहला आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी जो होता है हमारा FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है
तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन HF के अंदर, उसके बाद वाटर के अंदर, और सबसे कम होगा अमोनिया के अंदर। सेकंड आता है हमारा डाइपोल। डाइपोल मींस पोलर कंपाउंड्स में जिनमें डाइपोल बनता है, तो एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी स्ट्रेंथ अगेन डिपेंड करती है पोलैरिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। पोलैरिटी ज्यादा होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तीसरा आता है हमारा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स में लगता है। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल। साइज जितना बड़ा होगा या मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। फोर्थ आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आयनिक कंपाउंड्स में लगता है। एक आयन दूसरे आयन को अपनी तरफ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनमें स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद बात करें तो हम डाइपोल डाइपोल, और सबसे वीक होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हमने पेट्रोल और वाटर का एग्जांपल लिया, पेट्रोल जल्दी ऑपरेट करता है, वाटर धीरे धीरे ऑपरेट करता है। तो पेट्रोल के अंदर होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर के अंदर होता है H2O, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी स्ट्रेंथ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तीसरा आता है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट। अब हम बात करें सॉल्यूशन की, कि हमने अपने कंपाउंड के अंदर कोई सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, तो सोल्यूट की नेचर के बेसिस पे हम बात करें तो सोल्यूट या कंपाउंड जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो दो टाइप के होंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट हम आगे बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या नॉन वोलेटाइल कंपाउंड हमारा नॉन वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, उसको सोलवेंट में डिसॉल्व करोगे तो उनका अट्रैक्शन सोलवेंट पार्टिकल्स के लिए भी ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली मींस बन गया हमारा नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये तो बात होगी हमारी वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिया गया था साइंटिस्ट राउल्ट्स ने, तो उसी के नाम के बेस पे राउल्ट्स लॉ, जो क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो हमने कंपाउंड्स मिक्स किए हुए हैं उनका इंडिविजुअल या उनका पार्शियल वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? उनके मोल फ्रैक्शन के। मींस अगर हम कंसीडर करें हमने दो कंपाउंड मिक्स किए A और B, तो PA अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। हम इसको सोल्व करें, PA इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा K into XA, और जब XA 1 होगा मींस XA 1 का मतलब है हमारे पास प्योर कंपाउंड A है, तो उसके केस में हम PA की जगह टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं P नॉट A मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें इसमें पुट करेंगे तो K किसके इक्वल हो जाएगा? P नॉट A, और ये K की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। सेम इसी टाइप से B के लिए निकालेंगे तो PB इज इक्वल टू P नॉट B XB होगा।
और अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहते हैं कि कोई गैसियस नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर है तो उनका टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो यहां से PS की सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, PA प्लस PB, जो कि इसके इक्वल होगा। तो ये हमारा बन गया राउल्ट्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें B नॉन वोलेटाइल है, तो B अगर नॉन वोलेटाइल है तो P नॉट B प्योर B का वेपर प्रेशर होगा 0। तो यहां से हमारे पास PS इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A XA, लेकिन XA प्लस XB मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां से XA विल बी इक्वल टू 1 माइनस XB, और ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो PS इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB, और इसको सोल्व करने पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी P नॉट A माइनस PS इज इक्वल टू P नॉट A XB। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा फिर अगर इसको P नॉट A से डिवाइड करें तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां से सेकंड स्टेटमेंट हमारी राउल्ट्स लॉ की बनती है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये हमारा हो गया राउल्ट्स लॉ। तो जो सॉल्यूशन हमारे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन सॉल्यूशंस को कहते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम जो न्यूमेरिकल्स और कंपटीशन एग्जाम के डिस्कस करेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे दो सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ मींस आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग the 0.6 gram of urea in 360 gram of water. If vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mmHg, lowering of vapor pressure, हमें lowering of vapor pressure कैलकुलेट करना है, जिसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.6 ग्राम यूरिया 360 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास यूरिया का वेट हो जाएगा 0.60, यूरिया का मोलिकुलर मास 60 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 360 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18 ग्राम। यहां से हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें तो 1/100, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालें तो 360/18 इज इक्वल टू 20। तो यहां से P नॉट A माइनस PS मींस हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमें कैलकुलेट करना है, दिस विल बी इक्वल टू P नॉट A XB। P नॉट A प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 35 mmHg, तो 35 इंटू XB होता है हमारा NB/NA प्लस NB। तो यहां से NB/NB प्लस NA, इसको सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0175 mm of Hg, which is equal to our option C. So this is the question of IIT JEE Mains 2017। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, लिक्विड A एंड B फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T। इक्विमोलर सॉल्यूशन of liquid A and B has vapor pressure 45 torr. At the same temperature, a new solution of A and B having mole fraction XA and XB respectively has vapor pressure 22.5 torr. The value of XA/XB in new solution हमें कैलकुलेट करनी है। गिवन है हमारे पास प्योर A का वेपर प्रेशर है टेम्परेचर T पे 20 टोर दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन में दिया हुआ है हमारा इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड A एंड B। इक्विमोलर सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स A और B के सेम है, तो मींस Na इज इक्वल टू Nb। और ये सॉल्यूशन की बात करें तो Na अगर Na और Nb इक्वल है तो उसकी नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे 0.5।
5, जिसको तुम आसानी से कैलकुलेट कर भी सकते हो कि अगर मोलैरिटी सेम है तो Na, अगर A की बात करें, Na/V इज इक्वल टू NB/V, Na इज इक्वल टू NB। तो ये तो बात हो गई हमारी Na इज इक्वल टू NB की। और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1 के कंसीडर करें तो 0.5। तो यहां से XA, अगर नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है तो XA विल बी इक्वल टू XB, दिस विल बी इक्वल टू 0.5। हम फॉर्मूला पुट करके निकाल भी सकते हैं। तो यहां से PA इज इक्वल टू P नॉट A, XA जो हमारा राउल्स लॉ था, P नॉट A गिवन है 20 एंड XA 0.5, तो PA आ जाएगा हमारा पास 10 टोर। PS होता है PA प्लस PB, तो PA 10 प्लस P नॉट B इंटू 0.5। और PS फर्स्ट सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर दिया है 45 टोर, तो 45 इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5 P नॉट B। और यहां से P नॉट B कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70 टोर, मींस प्योर B का वेपर प्रेशर 70। अब सेकंड सॉल्यूशन में जिनमें हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है न्यू सॉल्यूशन के अंदर, तो PS सॉल्यूशन का दिया हुआ है 22.4। यही फॉर्मूला हम लिख के पुट करेंगे PA प्लस PB का, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 22.5 इज इक्वल टू 20XA प्लस 70XB। और अच्छे से पढ़ रखा हमने XA प्लस XB, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास XB विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA। तो 22.5 इज इक्वल टू 20XA प्लस 70 माइनस 70XA। इसको सोल्व करने पे हमारे पास X की वैल्यू आएगी 0.95 और XB की वैल्यू होगी 1 माइनस XA मीन 0.05। और यहां से XA अपॉन XB हमारे पास आ जाएगा 19। तो दिस विल बी द IIT JEE एडवांस 2018 क्वेश्चन। तो यहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम से सोल्व किए हैं, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं।